हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गॉडसन इन्फो पर। आज हम लोग विज्ञान का महामैराथन करने वाले हैं, क्योंकि जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें बहुत सारे प्रश्न जो है विज्ञान से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यह वीडियो 2 पार्ट में आएगा। यह पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम करा सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। ठीक है, सेल को हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। और सेल की बात करें तो हम सेल में हम क्या पढ़ते हैं, सेल के अध्ययन पूछा जाए तो उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। और सेल जो होता है एक रचनात्मक है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, बात करें कोशिका की तो कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, लेकिन वो मृत कोशिका थी। लेकिन सजीव कोशिका की बात करें तो एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने किया था, जो कि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, लेकिन अगर मृत कोशिका की बात करें तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। और ये पूछेगा कि इस कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। और बहुत सारे कोशिका के समूह को हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू के समूह को हम ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गन के समूह से ही हमारा ऑर्गन सिस्टम किंगडम बनता है। ठीक है, तो आई होप इसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करें और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है ये ज़रूर कमेंट करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करें फ्लेमिंग की तो पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। और ल्यूवेनहॉक जो है जीवाणु की खोज करते, इसलिए इसे बैक्टीरिया के पिता भी कहा जाता है। और पहली बार सजीव कोशिका की भी खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो देखिए, इसमें जो नियम लागू होता है गति का पहला नियम है। क्या है? गति का पहला नियम है। गति का पहला नियम जो है जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। उसमें कहा जाता है जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक है, न्यूटन के 3 नियम थे, उसमें पहला नियम कहता है कि जब तक कोई बाह्य बल ना लगे वस्तु उसी स्थिति में रहना पसंद करता है। यदि रेस्ट में है, विश्राम में है तो विश्राम में रहेगा। अगर मूविंग है, अगर चल रहा है, गतिमान है तो गति, जब तक बाह्य बल नहीं लगेगा वो रुकेगा नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गति का पहला नियम। गति का दूसरा नियम से हमको बल का परिभाषा मिलता है। ये सवाल आ सकता है कि बल की परिभाषा हमें न्यूटन के किस नियम से मिलता है, तो बल की सूत्र। ठीक है, बल का सूत्र तो ये हो जाएगा फोर्स इक्वल टू एम ए का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ये बल का सूत्र हमें गति के दूसरे नियम से मिल गया। ठीक है, गति का तीसरा नियम कहता है एक्शन रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, कह रहा है कि जैसे हम अगर किसी चीज़ पे एक्शन लगाएंगे तो वो प्रतिक्रिया देगा। अगर हम क्रिया कर रहे हैं तो प्रतिक्रिया होगा। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा, अगर हम बंदूक से गोली निकालते हैं तो जो बंदूक चलाने वाला है उसको भी उतनी जोरदार झटका लगेगा जितना कि बंदूक आगे जाएगी। ठीक है, तो ये आपका गति का तीसरा नियम था। ठीक है, अब गति का अगर पूछेगा कि एसआई यूनिट क्या है तो न्यूटन है। और ऐसे पूछे केजी मीटर पर स्क्वायर है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं हम लोग कि समुद्र में प्लवन करते हुए, ठीक है, ऊपर पूछ रहा है तो दो होता है। देखिए, एक होता है समुद्र और एक होता है नदी। ठीक है, एक समुद्र और एक नदी होता है। ठीक है, तो अब समुद्र की जब बात करें तो 1/9 भाग जो रहता है ऊपर रहता है और 8/9 भाग नीचे रहता है। ठीक है, समुद्र की बात करें तो। ठीक है, और नदी की बात करें तो 1/12 भाग ऊपर रहेगा और 11/12 भाग नीचे रहता है। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जा सकता है। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए कि क्या कर रहा है कि समुद्र में अगर पूछेगा तो 1/9 ऊपर और 8/9 नीचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप की पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। तो डीएनए आपको पता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब उसका करा डबल हेलिक्स संरचना जो है किसने पहली बार प्रस्तावित किया था। ठीक है,
तो ये जो प्रस्तावित किया था आपको वाटसन तथा क्रिक ने किया था। किसने किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। आपको इस तरह से डबल हेलिक्स संरचना होता है। आपको मैंने बताया था कि इसका जो हॉरिजेंटल लेंथ होता है वो आपको 21 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। ऐसे अगर देखें तो कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और लंबाई जो ऐसे देखें तो 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला है, देखिए भौतिक राशि दिया हुआ है और इसकी इकाइयाँ दिया हुआ है। तो त्वरण का जो हो जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, जो कार्य होता है उसका आपको हो जाएगा जूल, और आवेग का न्यूटन सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से देखिए तो 4 3 1 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इकाई से भी क्वेश्चंस रहता है। चलिए बढ़ते हैं, इसमें कौन है? 4 3 1 2। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अभी वीडियो मैं नहीं डाल पा रही हूँ, जो 5000 क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं, एक ही पार्ट मैंने डाला है। तो कल इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, तो आप लोग उसे भी देखें। जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और एक वीडियो मैं अपलोड करूँगी जिसमें पॉलिटी का होगा, जिसमें सारे इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 1 से 395 तक, उसका फुल डिस्कशन के साथ आएगा। तो आप लोग उसे ज़रूर देखें। और आपको सेशन कैसा लगता है ये कमेंट ज़रूर करें, ये आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम क्या कार्य करता है, ठीक है। तो देखिए लाइसोसोम सबसे पहले ये जो है इसकी खोज जो थी क्रिश्चियन डी डुबे ने की थी। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो क्रिश्चियन डी डुबे ने की थी। इसको लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं, और इसका काम होता है अंतःकोशिकीय पाचन, ठीक है। कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो जो जीव द्रव है उसको हम प्रोटोप्लाज्म इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और इसकी खोज जो थी पुरकिंजे ने की थी। किसने की थी? पुरकिंजे ने। लेकिन कह रहा है कि यह जीवन का भौतिक आधार है, किसका कथन है? तो हेक्सले का कथन है। किसका कथन है? हेक्सले का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का सही विकल्प सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी में एटीपी का निर्माण होता है। सबसे बड़ा अंगक लवक जो कि हरित लवक होता है, ये भी सही है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम बिल्कुल राइट है। अब है पैलिड कण स्पोरिसोम का रहा, गलत है। ये राइबोसोम को हम पैलिड कण कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? पैलिड कण। राइबोसोम को आपको पता होगा प्रोटीन की फैक्ट्री भी हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य होता है, ठीक है। इसलिए राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है रंगीन लवक को कहा जाता है। तो अब बात करें रंगीन लवक की, तो लवक जो होता है 3 तरह के होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में से हम प्लास्टिड कहते हैं, और यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ये क्रोमोप्लास्ट, रंगीन लवक हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। 3 तरह के होते हैं, रंगीन, श्वेत और हरा, ठीक है। तो जो रंगीन होगा उसको तो हम क्रोमोप्लास्ट कह देंगे। श्वेत को हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें कोई कलर नहीं होता है, ल्यूकोप्लास्ट। और हरा लवक को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। इसी में क्लोरोफिल रहता है, ठीक है। तो 3 तरह के लवक हो गए, रंगीन, श्वेत और हरा। क्लोरोप्लास्ट किसको कहेंगे? हरा रंग को, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट रंगीन को कहते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जो होगा श्वेत लवक को कहेंगे। इसलिए अगला प्रश्न राइबोसोम बना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो समान कोशिका के समूह को मैंने बताया है कि जैसे कोशिका है और समान कार्य कर रहा है तो उसे हम टिश्यू कहेंगे, जिसको हिंदी में उत्तक कहा जाता है, ठीक है। और बहुत सारे उत्तक के समूह मिलके अंग का निर्माण करते हैं, ठीक है। किसका निर्माण करते हैं? अंग का। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी पूछ रहा है कि कौन सा द्वितीयक वृद्धि के लिए है, तो कैम्बियम हो जाएगा राइट आंसर।
ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या है? कैम्बियम। नेक्स्ट है शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूर्यमुखी, कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला उत्तक है। तो चलिए देखिए, उत्तक हम जानते हैं ये प्लांट टिश्यू की बात कर रहा है। तो प्लांट टिश्यू हम दो तरह से होता है, ठीक है। एक होता है सिंपल प्लांट टिश्यू जिसको हम सरल उत्तक कहते हैं, एक होता है जटिल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जटिल, जो कि जटिल हमें नहीं पढ़ना है। दो होते हैं जैलम और फ्लोएम, बस इतना जानना है। सिंपल में 3 होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको हो जाएगा पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। 3 होते हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, ठीक है। तो पैरेन्काइमा को हम कहते हैं मृदु उत्तक, ठीक है, हिंदी में कहते हैं मृदु उत्तक पैरेन्काइमा को। और इसी का काम होता है जो शाकीय द्विबीजपत्री होते हैं पैरेन्काइमा को, तो लचीलापन देता है, ठीक है। क्या देता है? लचीलापन। कौन? पैरेन्काइमा, ठीक है, इसको हम मृदु उत्तक कहते हैं। और स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो दृढ़ता प्रदान करता है, जो कि जैसे कि नारियल में रहता है, और इसे हम दृढ़ उत्तक कहते हैं। और कोलेनकाइमा को स्थूल कोण उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थूल कोण उत्तक। तो यहाँ पर पूछ रहा है दृढ़ता कौन देगा, तो दृढ़ता देगा दृढ़ उत्तक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा। क्या कहते हैं? स्क्लेरेन्काइमा। और कोलेनकाइमा हो गया आपको स्थूल उत्तक, ठीक है। चलिए, आई होप आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो 3 तरह के प्लांट टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन उत्तक का उदाहरण है? उत्तक का उदाहरण पूछ रहा है तो लसिका हो जाएगा, ठीक है। लसिका भी एक तरह संयोजी उत्तक है, जैसे रक्त होता है। आपको पता होगा हड्डी और मांस के बीच में जो गैप होता है उसमें क्या होते हैं? लसिका पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिगामेंट का निर्माण होता है, तो लिगामेंट का निर्माण कहाँ होगा? पीला तंतुमय उत्तक से होगा। नेक्स्ट है नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला उत्तक है। ये सारे सवाल उत्तक से हैं। तो अब देखिए 3 तरह के उत्तक हैं, कार्डियक पेशिक, आरेखित पेशिक और रेखित पेशिक। कार्डियक जो होता है हृदय में होता है, स्पेशल पेशी उत्तक है जो कि हृदय बना होता है कार्डियक पेशी से। और रेखित पेशी है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हाथ, पैर, ये सब रेखित। और आरेखित है जो कि हमारे कंट्रोल के बिना ही चलता है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे फेफड़ा हो गया, आँख की पुतलियाँ हो गया। तो नेत्र आइरिस जो होते हैं आरेखित पेशी होते हैं। क्या होते हैं? आरेखित पेशी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आरेखित पेशी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायरस में श्वसन नहीं होता है, ठीक है। अब बात करें वायरस की, तो सबसे पहले कहेगा वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज इनावोक्सी ने की थी, ठीक है, इनावोक्सी ने की थी। अब बात करें वायरस जो है सबसे ज़्यादा तंबाकू के पत्तों पर पाया जाता है, ठीक है, वायरस। अब वायरस श्वसन नहीं होता, वायरस जो इसीलिए निर्जीव कहलाते हैं। क्या होते हैं? निर्जीव कहलाते हैं। अब कह रहा वायरस केवल जीवित कोशिका में ही जनन कर सकते हैं। इसमें जनन की एक क्वालिटी होती है, इसलिए इसे हम सजीव की कैटेगरी में भी रखते हैं। और ये जीवित कोशिका में ही करता है, इसलिए हम इसे निर्जीव और सजीव की एक कड़ी कहते हैं, ठीक है। तो ये 1 तथा 2 दोनों कथन सही हैं वायरस के बारे में। अब है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होगा? तो ये विषाणु से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? विषाणु से। बात करें किस विषाणु की? तो रेबीज से उत्पन्न होगा। रेबीज से। किससे? रेबीज से, ठीक है। और रेबीज किस में पाया जाता है? तो कुत्ते के लार में पाया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से। और इसमें क्या होता है, इस बीमारी में आदमी जिसको भी होगा उसे पानी से डर लगने लगता है। तो पानी से डरने वाली कौन सी बीमारी है? हाइड्रोफोबिया। अब कह रहा है रेबीज की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। किसने खोज की थी? लुई पास्चर ने की थी, ठीक है। यहाँ से आई होप आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा। और आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको सेशन कैसा लग रहा है और आपका रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है इससे। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? तो फिजियोथेरेपी द्वारा पोलियो की तीव्रता को हम कुछ कम कर सकते हैं, ठीक है। किसकी तीव्रता कम कर सकते हैं? पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रोगों में कौन
टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है। अब देखिए बात करें टाइगर मच्छर की, तो इसको हम मादा एनोफिलीज कहते हैं। तो अब कह रहा है किसको संचारित नहीं हो सकता, पित्त ज्वर, डेंगू, चिकुनगुनिया, ये तीनों टाइगर मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है। ये होता है जब जापानी एनसेफेलाइटिस जो है, ये जो है कोयलक्स मच्छर के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जापानी एनसेफेलाइटिस, ठीक है। और यह सबसे पहले जापान में हुआ था, इसलिए इसका नाम जापानी एनसेफेलाइटिस रख दिया गया था। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जो सुअर वाले क्षेत्र होते हैं उसमें होते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु को पौधा माना गया है क्योंकि। अब जीवाणु को पौधा किस लिए माना गया है, तो चलिए समझते हैं। आपको पता होगा कि एक कोशिका होता है, कोशिका के बाहर एक परत होती है जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है, कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब उसके बाद पौधों में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा झिल्ली होती है बाहर की तरफ, उसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो यही जो है पौधे की खास बात होती है कि उसको जंतु कोशिका से अलग बनाती है। तो जीवाणु को पौधा इसलिए माना गया कि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। नेक्स्ट है जीवाणु जो कोमा आकार के होते हैं क्या कहलाते हैं। तो चलिए जानते हैं जीवाणु के बारे में। जीवाणु के कई प्रकार होते हैं, कोमा होता है, गोल होता है और एक छरनुमा होता है, ठीक है, कोमा, गोल और छरनुमा। तो जो कोमा आकार के होते हैं उसको हम वाइब्रो कहते हैं, क्या कहते हैं, वाइब्रो कहते हैं। और जो गोल आकार का होता है उसको हम कोकस कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कोकस कहते हैं। और जो छरनुमा होता है, छरनुमा को हम कहते हैं बेसिल्स, क्या कहते हैं, बेसिल्स कहते हैं। देखिए अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है, इसलिए हम लोग उस पर ज़्यादा जोर दिए हुए हैं। आगे जो है हम लोग जैसे बिहार पुलिस का सारा एग्ज़ाम 28 को ख़त्म होता है, हम लोग दरोगा के प्रिपरेशन करेंगे। उसमें आप लोग साथ बनाए रखें। जितने भी दरोगा के कैंडिडेट हैं, आराम से हम लोग दरोगा की सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करेंगे, उसके बाद हम लोग घटना चक्र को देखेंगे, ठीक है। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, इससे हमें बूस्टअप होता है। चलिए बढ़ते हैं। जीवाणु के कोमा आकार को हम क्या कहते हैं, तो वाइब्रो कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाइब्रो। और गोल वाले को क्या कहते हैं, कोकस या कोलाई कहते हैं, क्या कहते हैं, कोलाई या कोकस कहते हैं, ठीक है। और छरनुमा को हम बेसिल्स कहते हैं, छरनुमा को बेसिल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये कमेंट कीजिए कि दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीवाणु कोशिका में अभाव होता है। अब देखिए जीवाणु कोशिका में जो होता है केंद्रक नहीं होता है, क्या नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता। केंद्रक से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगी वो नहीं पाई जाएगी, जैसे केंद्रक, केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली, ये तीनों चीज़ नहीं पाई जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जीव PPLO कहलाता है। तो PPLO की बात करें हम, तो इसका मतलब वह छोटा, सबसे छोटा कोशिका कौन होता है, तो माइकोप्लाज्म हो गया। कौन सा हो गया, माइकोप्लाज्म। और सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है, ये आप कमेंट करें, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। ओवरऑल की बात कर रही हूँ। और आप ये भी कर सकते हो कि मानव शरीर में सबसे छोटी और बड़ी कोशिका कौन सी है, ये भी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है, अब देखिए सुमेलित करना है। एनाफिलीज बीमारी का नाम है, और इधर कौन सी मच्छर फैलाता है, ठीक है। तो एनाफिलीज मलेरिया, क्यूलेक्स जो है फलेरिया, रेत मक्खी जो है, मक्खी की बात हो रही है, रेत मक्खी को हम सैंड फ्लाई कहते हैं, ठीक है। तो सैंड फ्लाई से जो होता है काला जर बीमारी होती है, क्या होती है, काला जर। और एक है सीसी मक्खी जो कि मिट्टी के घर में रहने पर आती है, सीसी मक्खी। तो सीसी मक्खी से नींद की बीमारी होती है, याद रखिए, 100 से सीसी, 100 से सोने की बीमारी। तो ये जो कि इंडिया में नहीं पाई जाती है सीसी मक्खी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4, 3, 1, 2, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किन्हें वर्गीकी के जनक कहा जाता है। बात करें वर्गीकी की, तो वर्गीकी के जनक जो है आपको वर्गीकी मतलब वह क्लास, ठीक है, क्लास के जनक जो है, वर्गीकी के जनक जो है लीनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लीनियस को। इसका पूरा नाम है कैरोलस लीनियस। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलिए
और ये जो है कैरोलस लिनियस जो थे द्विनाम पद्धति दिए थे। क्या दिए थे? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति में एक आ जाता था आपका वंश और दूसरा हो जाता था जाति। ठीक है, क्या हो जाता है? वंश और जाति। ठीक है, स्पीसीज और प्लेंट्रम। इनका बुक का नाम क्या है? स्पीसीज प्लेंट्रम। उसी में ये द्विनाम पद्धति दिए थे। नेक्स्ट है द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। मैंने अभी बताया द्विनाम पद्धति का मतलब होता है वंश और जाति। ठीक है, पहले वंश आएगा फिर जाति आएगा। जैसे होमो सेपियंस की बात करें, ठीक है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। तो बात करें होमो सेपियंस की तो वंश होमो जो हो गया वंश और सेपियंस जो हो गया जाति। तो यही द्विनाम पद्धति है, वंश और जाति को डिनोट करता है। ठीक है, चलिए अगला है सही क्रम को पहचानें। सही क्रम को करा पहचानने के लिए कि कौन कैसे आएगा, तो चलिए हम समझते हैं। तो हम लोग चलिए ऑर्डर देखते हैं कि कैसे कैसे करके ये बनता है। तो सबसे पहले आता है स्पीसीज जिसको हम जाति कहते हैं, फिर आता है जीनस जिसको हम वंश कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा फैमिली जिसे हम क्या कहता है? कुल कहते हैं। ठीक है, फैमिली को कुल। तो स्पीसीज से बना जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर आता है जिसे हम गण कहते हैं। तो जाति, वंश, कुल, गण। ऑर्डर के बाद आएगा क्लास जिसको हम वर्ग कहेंगे, फिर आएगा डिवीज़न, डिवीज़न को और फाइलम भी कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में भी यही होगा। नेक्स्ट है आपको किंगडम। तो सबसे बड़ा हो जाता है किंगडम। तो इस तरह से ऑर्डर बनता है। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? स्पीसीज, जीनस, फिर ऑर्डर, फिर किंगडम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिप्टोगेम्स में सम्मिलित है। तो बात करें क्रिप्टोगेम्स की, तो अगर प्लांट किंगडम की बात करें तो 2 कैटेगरी में होता है। ठीक है, एक क्रिप्टोगेम्स और एक होता है फेनेरोगेम्स। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स को हम अपुष्पीय पौधा कहते हैं। इसमें पुष्प और बीज नहीं होते हैं। क्रिप्टोगेम्स में 3 तरह के होंगे, फूल और बीज नहीं पाए जाते हैं क्रिप्टोगेम्स में, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? अपुष्पीय पौधे। ठीक है, और फेनेरोगेम्स मतलब पुष्पीय पौधे, इसमें पुष्प और बीज दोनों पाए जाएंगे। तो क्रिप्टोगेम्स को हम 3 टाइप में बांटते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो ये तीनों शामिल है, तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। और पुष्पीय पौधे 2 तरह के होते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एक में बीज बाहर की तरफ होता है, एक बीज अंदर की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक हरा शैवाल नहीं है? अब बात करें शैवालों की, तो शैवाल 3 तरह की होते हैं, लाल, हरा और भूरा शैवाल। ठीक है, लाल शैवाल, हरा शैवाल और भूरा शैवाल। तो यह हरा शैवाल की बात कर रहा है कि इसमें से कौन नहीं है। तो क्लोरेला जो है हरा शैवाल होता है, स्पाइरोगायरा और कारा, ये तीनों हरा शैवाल है। और एक और हरा शैवाल होता है आल्वा। तो यहाँ लेमिनेरिया जो है वो आपको भूरा शैवाल है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। भूरा शैवाल कौन सा है? लेमिनेरिया। और बाकी तीनों जो है वो हरा शैवाल है। तो शैवालों से ये हो सकता है। और भूरा शैवाल में कौन आता है? सेरोगेशियम आता है और फ्यूकस आता है। ठीक है, कौन सा आता है? सेरोगेशियम और फ्यूकस। तो ये शैवालों से रिलेटेड प्रश्न थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो लाइकेन आपको पता होगा कवक और शैवाल का सहजीवी है। क्या? लाइकेन। ठीक है, कवक और शैवाल का सहजीवी क्या है? लाइकेन। कह रहा है पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को हम कार्टिकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टी। ठीक है, याद रखिएगा, काठ होता है पेड़ की छाल को, उससे काठ बनता है, तो कार्टिकोल्स। और सेक्सिकोल्स जो होता है चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को हम सेक्सिकोल्स कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा कार्टिकोल्स। नेक्स्ट है, देखिए वैज्ञानिक नाम है और पूछा गया साधारण नाम, तो किसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा। आम का मेंजिफेरा इंडिका सही है, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम सही है, मूंगफली का ग्लाइसन मैक्स
ये नहीं होगा, ये सोयाबीन का है, ठीक है। ग्लाइसन मैक्स सोयाबीन का है। चाय का थियासाइनेसिस सही है। अब बात करें मूंगफली की, ये जो है ना सोयाबीन का, ये ऑलरेडी बिहार पुलिस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। मूंगफली का हो जाएगा एकेथिस हाइपोजीमा, ठीक है, एकोथोस हाइपोजीमा, ये आपको मूंगफली का हो जाएगा। तो आप जो जो इम्पोर्टेंट है वो वैज्ञानिक नाम जरूर देख लें, ठीक है। वैज्ञानिक नाम मिलान करने या सुमिलित नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट है सूर्यमुखी का वानस्पतिक नाम क्या है। बात करें सूर्यमुखी का तो इसका हो जाएगा हेलिएंथस एनुअस, ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है 7 अगस्त के एग्ज़ाम में, ठीक है। हेलिएंथस एनुअस। मैंगीफेरा इंडिका किसका है, आम का है, ठीक है। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो है सरसों का है, और लीची चाइनोसिस जो है लीची का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंतु जगत में वास्तविक देहगुहा की उपस्थिति किस संघ के जीवों से प्रारंभ होती है। अब देखिए देहगुहा की बात कर रही है तो ये एनिलिडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनिलिडा, ठीक है। ये संघ की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जंतु जगत का संघ है एनिलिडा, और सबसे बड़ा जंतु जगत का जो संघ होता है वो अर्थोपोडा होता है। क्या होता है, अर्थोपोडा होता है, जिसमें कीट मकड़ी ये सब आते हैं अर्थोपोडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय को धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में कौन सा खनिज आवश्यक है। तो बात करें हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, तो हृदय में एक ऐसे नोड होता है, ठीक है। वही नोड हमारे धड़कन को नियंत्रित करते हैं, और इसी के जगह पर हम पेस मेकर का यूज़ करते हैं। और हृदय का जो जांच होता है ईसीजी होता है, ठीक है। क्या होता है, ईसीजी। अब बात करें तो ये हो जाएगा आपको राइट आंसर पोटेशियम। पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, और सबसे ज़्यादा पोटेशियम सेब में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सेब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक नर लैंगिक हार्मोन है। अब नर लैंगिक हार्मोन की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सेशन और एस्ट्रोजन, ये तीनों जो है मादा लैंगिक हार्मोन है, ठीक है। और जो टेस्टोस्टेरोन है ये नर लैंगिक है हार्मोन है, और दूसरा हो जाता है एड्रोजन। क्या हो जाता है, एड्रोजन। एस्ट्रोजन मादा के लिए है और एड्रोजन पुरुष के लिए है। तो याद रखिएगा, यहाँ राइट आंसर आपको हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा बीजांड क्या है। तो सबसे बड़ा बीजांड जो है आपको साइकस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइकस। और इसी से हम साबूदाना निकालते हैं। साइकस से ही क्या निकाला जाता है, साबूदाना निकाला जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है, साइकस, और ये जिम्नोस्पर्म है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है। तो अक्रिय गैस की बात करें तो रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस। सबसे ज़्यादा पाया जाता है आर्गन। क्या पाया जाता है, आर्गन। और पूछेगा कितना, तो 0.94%, ठीक है। 0.94% पाया जाता है। और कौन नहीं पाया जाता है, रेडॉन। सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा परसेंटेज तो 78% नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन है आपको 21%, ठीक है, ये पूछा जा चुका है। नाइट्रोजन सबसे अधिक है, और ऑर्गन की मात्रा 0.94% है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब किससे मापी जाती है। तो जो वायुमंडलीय दाब होगा वो हम बैरोमीटर से मापेंगे। किससे, बैरोमीटर से मापते हैं। और स्फिग्मेनोमीटर से हम लोग रक्त दाब को मापते हैं। किसको मापते हैं, रक्त दाब को। नेक्स्ट है, वायुदाब मापी के पारे के स्तंभ का धीरे धीरे नीचे गिरना किसका सूचक है। चलिए जानते हैं। एक होता है वायुदाब मापी, ठीक है। तो वायुदाब मापी जो होता है इस तरह उसमें पारा भरा हुआ रहता है। क्या भरा रहता है, पारा। अब देखिए 3 इससे सवाल पूछे जा सकते हैं कि अचानक गिरे, ठीक है। तो अचानक गिरने से क्या होता है, तूफान आने की संभावना है। किसकी संभावना, तूफान। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, अचानक से तूफान आएगा। उसके बाद कह रहा धीरे धीरे नीचे गिरेगा। तो धीरे धीरे नीचे गिरने का मतलब है वर्षा की संभावना है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्षा की संभावना। एक है कि धीरे धीरे अगर ऊपर जाएगा तो मौसम साफ होगा। क्या होगा, मौसम साफ होगा। तो ये 3 तरह के सवाल वायुदाब मापी से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गलनांक की बात करें तो दाब बढ़ने पर घटता है। क्या होता है, घटता है।
नेक्स्ट है घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है। अब चाबी की बात करें घड़ी की चाबी में, तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, कोई भी अगर स्थितिज ऊर्जा है, जैसे कि हमने बेड बिछाया, ठीक है, अगर कोई उस पर आके बैठ गया तो बेड का शेप बिगड़ जाता है, तो कौन सी ऊर्जा से होगी, स्थितिज ऊर्जा से होगी। और कोई वस्तु अगर गतिमान है तो उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, जैसे झरना बह रहा है, ठीक है, धनुष को जो चलता हुआ तीर होता है वो गतिज ऊर्जा होता है। तो ऊर्जा कई टाइप के होते हैं, तो उसमें आपको पढ़ना है एक स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh और गतिज का होता है हाफ mv²। ठीक है, देखिए खींचा हुआ धनुष जो है स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन जो धनुष तीर जब जो निकल जाता है वो गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण की बात करें, गुरुत्वाकर्षण का पूछ चुका है, तो गुरुत्वीय त्वरण भी हो सकता है पूछें। तो जी का मान आपको हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी हम लोग और न्यूमेरिकल में 10 लेके बनाते हैं इसको, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर जी का वैल्यू पूछा जा चुका है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर हो सकता है। जी का फॉर्मूला पूछे तो जी इक्वल टू हो जाता है जी इंटू m1 इंटू m2/r²। नेक्स्ट है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है। तो 1/6 हो जाएगा। कितना होगा, 1/6। अब कह रहा जी का मान कम कहाँ पर होता है। तो कम जो है देखिए इस तरह से पृथ्वी होता है, बीच वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, और जो पोल होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। तो विषुवत रेखा पर जो जी का मान होता है लगभग 0 होता है, 0 होता है, शून्य। और जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं ये गुरुत्वीय जो जी का वैल्यू होता है बढ़ते जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है आपको ध्रुवों पर होता है। कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है, और विषुवत रेखा पे शून्य होता है। और एक और पूछेगा कि कैसे वेरी करता है। तो ये जो है जी का मान अक्षांशों पर वेरी करता है। ठीक है, डिपेंड करता है, जैसे अक्षांश बढ़ेगा जी का मान बढ़ते रहेगा। अब कह पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, अभी तुरंत बताए हैं, शून्य होता है। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था। तो उत्प्लावकता का सिद्धांत जो है आर्किमिडीज ने दिया था। किसने दिया था, आर्किमिडीज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है। देखिए पृथ्वी की पलायन वेग की बात करें तो इसका मान हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर में होता है, ये ध्यान रखिएगा, मीटर नहीं किलोमीटर। 11.2 किलोमीटर 42 किलोमीटर पर सेकेंड जो है आपको सूर्य का पलायन वेग है, सूर्य का। ठीक है, 1 सेकेंड में कितना है 42 किलोमीटर, और 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड है आपको चंद्रमा का। तो ये तीनों है, आप याद रखिएगा। सूर्य के लिए कितना हो गया 42 किलोमीटर पर सेकेंड, चंद्रमा के लिए कितना हो गया 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये चंद्रमा के लिए और पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तीनों का पलायन वेग आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लेड संचालक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है। तो जो बैटरी में प्रयुक्त अम्ल होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट करें। नेक्स्ट है अस्थायी चुंबक किसका बना होता है। तो अस्थायी चुंबक की बात करें तो ये आपको नर्म लोहे का बना होता है। किसका, नर्म लोहे का। नेक्स्ट है स्थायी चुंबक किसका बना होता है। अब देखिए 100 से स्थायी और 100 से स्टील हो जाता है। तो याद रखिएगा इस्पात, स्टील को ही इस्पात कहते हैं हम। अस्थाई अस्थाई बनेगा नर्म लोहा का। अब कह रहा डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो को ही हम जनित्र कहते हैं या जनरेटर कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज कर देता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर कुछ चेंज करने का पूछेगा तो मोटर का क्या काम होता है, मोस्टली पूछा जाता है मोटर का। तो विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, और लाउड स्पीकर होता है और एक होता है आपको माइक्रोफोन। ठीक है, जिसको हम माइक कहते हैं।
तो अब इसका देखिए माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को, जो भी हम बोलते हैं ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और जो लाउड स्पीकर है उल्टा है, विद्युत ऊर्जा जो उसको मिल रही है उसको ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, तो ज़ोर से सुनाई देता है। यही कन्वर्जन है। मोटर पूछ रहा है तो विद्युत को यांत्रिक में। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है, तो जो ट्रांसफार्मर का कोड होता है वो तांबा का बना होता है। किसका बना होता है, तांबा का। फ्यूज का तार किसका बना होता है, तो फ्यूज का तार जो है सीसा और टिन से बना होता है, ठीक है, Sn+Pb, ये शीशा और टिन हो जाएगा आपको राइट आंसर। नेक्स्ट है रेक्टिफायर का प्रयोग किसके लिए होता है, तो रेक्टिफायर की बात करें तो रेक्टिफायर का प्रयोग जो होता है किसको बदलने के लिए किया जाता है, एसी को डीसी में बदलने के लिए, ठीक है, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है घरेलू फ्यूज तार का गलनांक होता है, तो देखिए सबसे निम्न होगा, घरेलू फ्यूज तार का गलनांक क्या होगा, निम्न होगा, ठीक है। और लंबाई की बात करें, लंबाई भी कम होगी और मोटाई भी कम होगी, पतली सी बनी होती है घरेलू फ्यूज की तार जो कि शॉर्ट सर्किट से बचाता है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो रिएक्टर की बात करें तो ईंधन के रूप में हम प्रयोग करेंगे यूरेनियम का। किसका प्रयोग करेंगे, यूरेनियम 235, ठीक है, यूरेनियम राइट आंसर हो जाएगा आपको। और बात करें शीतलक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो हम भारी जल का प्रयोग करते हैं D2O, ठीक है, और बोरोन की क्षार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का, सी से कैंसर सी से कोबाल्ट, ये याद रखिएगा, कोबाल्ट 60। नेक्स्ट है विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, अब देखिए विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाएगा, इसका नाम भी है साइनोकोबालामिन, ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। B12 का वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो साइनोकोबालामिन, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो टेक्सोल जो है आपको ये यू नाम के पौधे से प्राप्त होता है, किससे, YEW। नेक्स्ट है एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है, तो एलिसा टेस्ट जो है HIV के जांच के लिए प्रयुक्त होता है, राइट आंसर HIV हो जाएगा। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो डायोप्टर है, क्या है, डायोप्टर। और कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता का है, किसका है, ज्योति तीव्रता। सोरेनसन जो है आपको pH वैल्यू बताता है, pH वैल्यू 1909 में खोज किया था सोरेनसन ने। pH मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, शुद्ध जल का ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, H2O का जो होता है एक उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, ठीक है। देखिए एक pH वैल्यू होता है, pH स्केल, उस पर 14 तक अंक होते हैं, 7 जो होता है आपको उदासीन होता है, और 7 के इधर जो अगर प्लस के तरफ बढ़े तो वो क्षारीय, और माइनस की तरफ बढ़े तो अम्लीय हो गया, ठीक है, 7 से कम हुआ तो अम्लीय, 7 से अधिक हुआ तो क्षारीय होता है। तो जल का जो pH मान होता है 7 पॉइंट होता है, मतलब उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है वो ना क्षारीय होता है। और 7.4 जो होता है रक्त का होता है, किसका होता है, रक्त का। नेक्स्ट है द्रवों का अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है, तो ये जो द्रव का अपेक्षिक घनत्व है हाइड्रोमीटर से मापते हैं, किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर। और हाइग्रोमीटर से हम मापते हैं वायुदाब, वायुमंडल के आर्द्रता, क्या मापते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता। तो ये ध्यान रखिएगा, हाइग्रो और हाइड्रो, हाइड्रो मतलब ऐसे भी वाटर होता है। नेक्स्ट है तरित चालक किसका बना होता है, तो तरित चालक जो होता है इसको हम लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं, ये तांबा का बना होता है, कॉपर का बना होता है, और ये जो बिजली गिरती है उससे हमें बचाता है, ठीक है। और ये जो है वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खोज की थी इसकी। नेक्स्ट है वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापा जाता है, तो अभी जस्ट बताया हाइग्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, ये कमेंट कीजिए आप लोग, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है।
नेक्स्ट है कार्बन का अपरूप कौन है? तो कार्बन के 3 अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और एक होता है फ्लोरीन, ठीक है। तो ये यहाँ राइट आंसर आपको हो जाएगा ए बी दोनों। पेंसिल का शीशा किसका बना होता है? पेंसिल का जो शीशा होगा वो आपको ग्रेफाइट का बना होगा। किसका बना होगा? ग्रेफाइट का। तो राइट आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कपूर को शुद्ध कैसे किया जाता है? तो कपूर को शुद्ध जो करने का विधि है उसको हम कहते हैं, देखिए एक होता है ठोस, चलिए समझते हैं हम। से ठोस में कन्वर्जन होता है और ठोस से गैस में डायरेक्ट, उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, ठीक है। एक होता है द्रव से गैस में कन्वर्ट होता है और गैस से द्रव में, ठीक है, डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं क्वथनांक कम करेंगे, ठीक है, तो द्रव गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और गैस द्रव में, ठीक है। ये विधि जो होता है संघनन कहलाता है, संघनन बिंदु, ठीक है। क्या कहलाता है? संघनन बिंदु। नेक्स्ट है आपको एक ठोस से क्या होता है, द्रव में कन्वर्ट होता है, तो इसमें क्या होता है, गलांक कम होता है, ठोस से द्रव में, द्रव से ठोस में, ठीक है। तो इस बिंदु को हम कहते हैं हिमांक बिंदु। क्या कहते हैं? हिमांक जमना। ये 3 चीज़ें हुए। अब चलिए क्वेश्चंस को हम देखते हैं। क्वेश्चंस क्या कर रहा था कि कपूर को हम शुद्ध कैसे कर सकते हैं? तो कपूर को शुद्ध हम कर सकते हैं ऊर्ध्वपातन द्वारा। किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन द्वारा, ठीक है, क्योंकि कपूर से सीधे गैस में कन्वर्जन हो जाता है। तो राइट आंसर आपको ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। नेक्स्ट है भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन है? अब तत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा तत्व ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है तांबा का निष्कर्षण किससे होता है? तो तांबा का जो निष्कर्षण होगा कॉपर का, ये कॉपर पाइराइट से होता है। किससे होता है? कॉपर पाइराइट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको कॉपर पाइराइट्स। और ये जो है कॉपर की कमी से कौन सी रोग होती है? विल्सन रोग। कौन सा? विल्सन रोग। नेक्स्ट है आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? तो आरडीएक्स का पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। लोग अक्सर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, रिसर्च वगैरह, डेवलपमेंट एग्ज़ाम क्या क्या है, ये नहीं, एक्सप्लोसिव होगा ये। नेक्स्ट डीडीटी किससे बनाया जाता है? तो डीडीटी जो है आपको पिच ब्लेड से बनाया जाता है, पिच ब्लेड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिच ब्लेड। डीडीटी का निर्माण पिच ब्लेड से होता है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट का प्रमुख अयस्क क्या है? तो डायनामाइट का जो प्रमुख अयस्क हो जाएगा आपको और नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रोग्लिसरीन राइट आंसर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पीतल किसका मिश्रण है? याद रखिएगा पिताजी, ठीक है, तांबा और जिंक का। किसका है? तांबा और जिंक। जिंक मतलब जस्ता होता है, इसका ट्रिक है पिताजी। नेक्स्ट स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें हम मिलाते हैं क्रोमियम को। किसको मिलाते हैं? क्रोमियम को। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपको हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। और एक होता है धोने वाला सोडा जिसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या होगा? धोने वाला सोडा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3, ठीक है, Na2CO3। दोनों में कन्फ्यूजन रहता है इसलिए ध्यान रखिएगा। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, बहुत से बेकिंग बहुत से बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, और धोने वाले सोडे को हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोल किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल जो है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। किसका है? हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक स्रोत जो है इसका कच्चा तेल है। क्या है? कच्चा तेल। और मीथेन जो है, मीथेन से क्या बनता है? बायोगैस बनता है। नेक्स्ट है गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो जो गोताखोर होते हैं वो सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन दोनों गैसों का प्रयोग करते हैं, हीलियम भी और ऑक्सीजन भी। तो ये भी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किनके द्वारा किया गया? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड।
तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका पहला प्रतिस्थापन हृदय का यही इन्होंने ही किया था, ठीक है। और हृदय के लिए कौन सी जांच होती है? ECG। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा स्तनी कौन है? स्तनी की बात करें तो स्तनी मतलब होता है मेमेलिया, तो हो जाएगा राइट आंसर आपको नीला व्हेल। क्या हो जाएगा? नीला व्हेल। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है ये ज़रूर आप कमेंट करें। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। और हड्डियों के अध्ययन को हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। जूलॉजी किसे कहते हैं? तो जंतुओं के अध्ययन को हम जूलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, ATP के निर्माण का मुख्य घटक क्या है? आपको पता होगा ATP का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है और इसका मेन मुख्य घटक फ्रुक्टोस होता है। फ्रक्टोस, राइट आंसर फ्रक्टोस हो जाएगा। नेक्स्ट है, वस्तु की मात्रा बदलने पे क्या नहीं बदलेगा? तो वस्तु की मात्रा बदलने पे आपको घनत्व नहीं बदलता है, ठीक है। आयतन बदल जाएगा, वजन, दूरी सब, लेकिन घनत्व कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बाय आयतन। पानी का जो है आपको घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। नेक्स्ट है, सोनार किसके द्वारा प्रयोग में किया जाता है? तो सोनार जो है आपको नौसंचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाएगा, ठीक है। सोनार जो होता है एक तरह से अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, ठीक है। जो जहाज़ में होता है नीचे की तरफ अगर किसी से भी टकराया, कितनी डिस्टेंस है, वो ऊपर सिग्नल भेजता है। इससे ये पता कर सकता है कि कितनी दूरी डिस्टेंस पे कौन सा शिकार है। नेक्स्ट है, हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? ये हो जाएगा आपको चांदी का, ठीक है। चांदी का एक और होता है आपको जिसको हम कहते हैं अर्जेंटीनम, ठीक है। और सोना का कौन होता है आपको? नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो रेडियो सक्रियता का जो इकाई है आपको क्यूरी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यूरी। और डायोप्टर किसका है? लेंस की क्षमता का, ठीक है। लेंस की क्षमता को क्या में नापते हैं? डायोप्टर। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? तो समस्थानिक की संख्या 3 है। कितनी है? 3 है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ऑलरेडी ये 7 अगस्त को प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये हो जाएगा CaSO4 × ½ H2O, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेटेड हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कहाँ से प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन जो है फफूंदी से प्राप्त होता है। और क्या कहता है, इसको जो खोजे थे। नेक्स्ट है, सफ़ेद स्वर्ण किसको कहा जाता है? तो सफ़ेद स्वर्ण जो है हम प्लेटिनम को कहेंगे। किसको कहेंगे? प्लेटिनम को कहेंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा प्लेटिनम। नेक्स्ट है, दर्प सोना कहलाता है। दर्प सोना जो कहलाएगा वो आपको पेट्रोलियम कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? पेट्रोलियम। नेक्स्ट, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का हो जाएगा CaSO4 × 2H2O। क्या हो जाएगा? 2H2O। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B है। पहला जो है वो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, हाफ वाला जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का होगा। नेक्स्ट, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का रंग मेलानिन के कारण, गोरा सफ़ेद जो भी काला, ये सब किसके कारण डिपेंड करता है? मेलानिन पे डिपेंड करता है। कॉफ़ी किससे प्राप्त की जाती है? तो कॉफ़ी आपको बीज से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका है? आइसोप्रीन। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक आपको ओम हो जाएगा। और दाब का क्या है? पास्कल है,
ठीक है, लक्स और जूल। बताइए किसका है। नेक्स्ट है, समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व क्या है। आपको पता है समुद्र में सबसे ज़्यादा नमक पाया जाता है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, गैसोहोल किसका मिश्रण है। तो गैसोहोल जो हो जाएगा आपको किसका हो जाएगा, पेट्रोल और क्या कहता है, इसका होता है ट्रिकपाइगो। ठीक है, पेट्रोल और इथेनॉल का। गैसोहोल किसका है, पेट्रोल तथा इथेनॉल का। नेक्स्ट है, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो बात करें बुनसेन बर्नर, तो ये बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे, बर्नौली के सिद्धांत पे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आवृत्ति की बीमा, तो आवृत्ति की बीमा पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा 1/सेकेंड होता है, तो सेकेंड मतलब टाइम हो गया। ठीक है, 1/t, तो t-1 हो जाएगा, तो m0l0t-1, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो खगोलीय इकाई किससे संबंधित है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। किससे हो जाएगा, सूर्य और पृथ्वी की दूरी, जो कि कितना है 1.496 × 10⁻14 है। नेक्स्ट है, भौतिक राशि दिया हुआ और इकाई पूछ रहा है। दूरी प्रकाश वर्ष हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत आवेश की मात्रा आपको हो जाएगा कूलम, और ऊर्जा जो है वाट घंटा। क्या हो जाएगा, वाट घंटा। तो 3, 1, 2, 4, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है। तो एम्पियर जो है आपको करंट मापता है। क्या नापता है, करंट। नेक्स्ट है, वेग, विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है। तो देखिए वेग विस्थापन समय में हो जाता है, वेग बराबर क्या होता है, s/t। ठीक है, s/t मतलब विस्थापन बाय समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु पटना से रांची जाता है और पुनः रांची से पटना वापस आ जाता है, तो उस व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा। तो देखिए उस विस्थापन हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा आपको, 0, क्योंकि वह डिस्प्लेसमेंट भी इसे होता है कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मापते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया फिर रिटर्न आ गया, तो उसके बाद जो विस्थापन हुआ वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपको 0 हो जाएगा। डिस्टेंस अगर मापता तो 2 गुना हो जाता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। नेक्स्ट है, जड़त्व का गुण क्या होता है। तो जड़त्व का गुण जो होता है प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक है, कि कोई अगर वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहना चाहता है, और कोई अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है। बल का गुणनफल पूछ रहा है, तो बल का गुणनफल फोर्स बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि के बहुलित परावर्तन का उपयोग निम्नलिखित में किस में किया जाता है। तो अब देखिए ध्वनि का बहुलित जो परावर्तन होगा वो किस में किया जाएगा, तो हॉर्न में। किस में किया जाएगा, हॉर्न में। तो राइट आंसर इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट है, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि। अच्छा ये बताइए, मेघ गर्जना होता है उससे होता है कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु का दबाव को बराबर करने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करें, सेशन कैसा लगा। अगला जो वीडियो आ रहा है हम लोग का वो अनुच्छेद 1 से 395 तक हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।